झरने के पीछे छिपा बहू का ससुराल और हरी भरी खेती। दोपहर का समय था। एक बड़े झरने के पीछे एक बड़ी गुफा थी। गुफा के अंदर पूरा परिवार खड़ा हुआ था और बाहर झरने के पास गांव वाले खड़े हुए थे। ओए रमेश, बाहर निकल। तूने हमारे साथ जो धोखा किया है ना, आज तुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाहर आ। छोड़ेंगे नहीं इसे, बाहर निकालो इस पूरे परिवार को। गुफा के सभी घर वाले बहुत ज्यादा डर रहे थे। हे भगवान, ये किस पाप की सजा दे रहा है तू हमें। आज तो ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे ये गांव वाले हमें। हाय मेरी किस्मत, अरे मैं तो जवानी में ही मर जाऊंगी। मैंने तो अभी दुनिया देखी ही नहीं थी। हाय राम, बचा लो मुझे। अरे चुप कर विशाखा, ज्यादा ड्रामा मत कर। हम सब लोग पहले से ही डरे हुए हैं। आप लोग घबराइए मत, किसी को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। बस शांत हो जाइए सब। आखिर इस परिवार ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरा गांव इनको मारना चाहता है? और ये लोग इस खतरनाक झरने के पीछे छुप क्यों रहे हैं? ये जानने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा। सुबह का समय था। रमेश जी, माधव और विकास अपनी खाद की दुकान में खड़े हुए थे। अरे रमेश भाई, क्या कमाल का दिमाग पाया है तुमने। सच कहूँ तो तुम्हारी खाद ने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। और नहीं तो क्या, पहले शहर से वो केमिकल वाला खाद लाकर खेतों में डालते थे। फसल तो होती थी पर जमीन बंजर हो रही थी। पर जब से तुम तीनों बाप बेटों ने ये गाय के गोबर और देसी जड़ी बूटियों वाली खाद बनानी शुरू की है ना, हमारी तो चांदी ही चांदी हो गई है। अरे ये तो आप लोगों का बड़प्पन है जो आप लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं। लो भाई, ये लो पैसे और मेरे खेत में ये खाद पहुंचा देना। सभी गांव वाले तारीफ करके वहां से चले जाते हैं। शाम का समय हो जाता है। रमेश, माधव, विकास अपने घर आ चुके थे। सब बैठकर खाना खा रहे थे। अरे बाबूजी, सच बताऊं तो आजकल पूरे गांव में बस हमारी ही दुकान के चर्चे हैं। कुछ लोग तो ऐसे जलते हैं हमारी तरक्की देखकर जैसे चूल्हे में लकड़ी जलती है। पर उन जलने वालों को क्या पता कि मेरे घर वाले कितनी मेहनत करते हैं देसी खाद को बनाने में। अरे बड़ी बहू, लोगों का तो काम ही है जलना, तो उन लोगों पर ध्यान मत दिया कर। हमें किसी की बातों से क्या लेना देना है। मैं तो अब ये भी सोच रहा हूँ कि अब इस खाद में कुछ और नई जड़ी बूटियां मिलाऊं ताकि गांव वालों की फसल और अच्छी हो। अगर किसानों के खेत हरे भरे रहेंगे तभी तो हमारे घर में ये अन्न आएगा। बिल्कुल सही कहा बाबूजी, हम कल से ही नए खाद पर काम शुरू करेंगे। सभी घर वाले ऐसे बातें ही बातें करते हुए खाना खाते हैं। अगले दिन दोपहर का समय था। सब घर वाले साथ बैठे हुए थे। सुनिए, हमारा ये छोटा बेटा विकास अब बड़ा हो गया है, दुकान का काम भी अच्छे से संभाल लेता है। मैं तो सोच रही हूँ जल्दी से कोई अच्छी सी लड़की देखकर इसकी शादी करवा देते हैं। हाँ, अगर घर में एक और बहू आएगी तो घर भरा पूरा लगेगा। मैं अपने जान पहचान के एक बिचौलिए से बात करता हूँ। विकास के लिए कोई बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़की ढूंढेंगे। अगले दिन दुकान पर रमेश जी, माधव और विकास बैठे थे। तभी एक बिचौलिया वहां आता है। आओ भाई रामू, कोई बढ़िया सा रिश्ता है क्या नजर में हमारे विकास के लिए? अरे रमेश भाई, ऐसा रिश्ता लाया हो कि आप तुरंत हाँ कर देंगे। ये लो फोटो देखो, लड़की का नाम है बिंदिया। विकास फोटो देखता है और उसे लड़की बहुत पसंद आती है। लड़की तो बहुत अच्छी लग रही है। चलो कल ही पूरा परिवार जाकर देख आएगा। अगर सबको पसंद आई तो रिश्ता पक्का। रमेश भाई, लड़की बहुत ज्यादा समझदार है और बहुत ही ज्यादा अच्छी है, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। बिचौलिया रामू ये बोलकर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद घर वाले लड़की को देखने जाते हैं और सभी को बिंदिया बहुत पसंद आती है। और कुछ दिनों बाद बिंदिया और विकास की शादी हो जाती है। वाह, मेरी तो इतनी प्यारी सी भाभी आ गई है। अब तो मैं आपके साथ खूब मजे करूंगी, खूब बातें करूंगी। आ जाओ देवरानी जी, मैं तो तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी। चलो अब कल से तुम ये झाड़ू पोंछा, रसोई संभालना और मैं आराम से टीवी देखूंगी। ए विशाखा, ये क्या बोल रही है तू?
देवरानी आई है, कोई नौकरानी नहीं आई है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएगी। अब से तुम दोनों मिलकर घर का काम करोगी, समझी? अगले दिन बिंदिया की पहली रसोई थी। वो सबके लिए बढ़िया खाना तैयार करती है और सभी को परोसती है। वाह वाह बहू, तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है। खाना सच में बहुत ही बढ़िया बना है। बहू, वैसे शादी की जल्दबाजी में हम तुम्हें अपने काम के बारे में ठीक से बता नहीं पाए, तो अब मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। देखो बेटा, हम लोग कोई व्यापारी नहीं हैं। हमारी छोटी सी देसी खाद की दुकान है। हम लोग गोबर और जंगल की जड़ी बूटियों से खाद बनाकर गांव वालों को बेचते हैं। बस यही छोटा सा काम है हमारा। बाबूजी, काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। आप लोग तो गांव के किसानों की फसलों को बचाकर उन्हें ताकत दे रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा काम है। बिंदिया की ये बातें सुनकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है। अगले दिन रात का समय था। रमेश जी थोड़ा परेशान लग रहे थे। सब एक साथ बैठे थे। आज दोपहर को मैं गांव के खेतों की तरफ गया था। फसलें देखकर मेरा दिल कांप गया। पूरे गांव की फसलों में कोई अजीब सी बीमारी लग गई है। फसलें पीली पड़ रही हैं और हमारी वो पुरानी खाद भी अब असर नहीं कर रही। किसान बहुत परेशान हैं। तो अब आप क्या करेंगे बाबूजी? माधव, मैंने सोचा है कि अब मैं एक नई खाद बनाऊंगा। एक ऐसी खाद जिसमें कुछ खास और महंगी जड़ी बूटियां डलेंगी, जो फसलों को तुरंत ताकत देंगी और हर बीमारी को खत्म कर देंगी। बाबूजी, आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर इसमें तो बहुत सारा पैसा लग जाएगा और हमारे पास तो अभी बिल्कुल पैसे नहीं है। हाँ बेटा, पैसे तो बहुत लग जाएंगे। बिंदिया ये सब सुन लेती है। वो जल्दी से अपने कमरे में जाती है और फिर बाहर आती है। ये लीजिए बाबूजी, इन्हें रख लीजिए। अरे बहू, ये क्या कर रही है? अपने गहने क्यों दे रही है? ये तो तेरे हैं ना बहू। अरे माँ जी, गहने तो आज नहीं तो कल हम और भी बहुत सारी बनवा लेंगे, पर अभी इस घर के काम को आगे बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप अपना खाद तैयार कीजिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। ये देखकर सभी घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। गहने बेचकर रमेश जी, माधव और विकास नई खाद बनाने में लग जाते हैं। कुछ दिन बाद खाद तैयार हो जाती है। अरे ये लो भाई, ये लो हमारी नई खाद। इसमें ऐसी जड़ी बूटियां डली हैं कि फसल देखते ही देखते हरी भरी हो जाएगी। ये गारंटी है हमारी। अरे जब रमेश भाई कह रहे हैं तो बात पक्की होगी। ला भाई, 4 बोरी हमारे खेत के लिए भी भिजवा दो। देखते ही देखते पहले ही दिन में बहुत सारी खाद बिक जाती है। कुछ समय बीत जाता है। रात हो गई थी। सभी घर वाले एक साथ बैठे हुए थे। अरे वाह बाबूजी, देखिए तो एक ही बार में कितना सारा मुनाफा हो गया। हालांकि ये उस खर्चे से थोड़ा कम है जो हमने लगाया था, पर अभी तो बहुत सारा खाद और भी बिकेगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। जिन जिन गांव वालों ने रमेश की खाद अपने खेतों में डाली थी, उनकी फसलें एकदम बर्बाद हो गई थी। पौधे सूख गए थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी पूरी फसल को सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने तो अपनी बेटी की शादी के लिए सारा पैसा इसी खेत में लगा दिया था। उस रमेश और उसके बेटों ने हमारा सत्यानाश कर दिया। उस नई खाद ने हमारे खेत बर्बाद कर दिए। चलो सबके सब आज सरपंच जी के पास। उस परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गुस्से से गांव वाले सीधे सरपंच के घर पहुंचते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं। अरे, मेरा खुद का खेत भी बर्बाद हुआ है। मैंने अपने सबसे बड़े हिस्से में वही खाद डलवाया था। वो पापी इंसान पूरे गांव को भूखा मारना चाहता है। चलो सब लोग, आज उस धोखेबाज को छोड़ेंगे नहीं। सभी गांव वाले रमेश की घर की तरफ चल पड़े थे। विकास दुकान पर कुछ सामान खरीद रहा था। उसने ये सब कुछ सुन लिया था। हे भगवान, ये तो हमारे घर की तरफ ही जा रहे हैं। अगर इन्होंने घर पर हमला बोल दिया तो सब मारे जाएंगे। विकास जल्दी से अपने घर पहुंचता है। बाबूजी, माँ, जल्दी से निकलो यहाँ से, भागो जल्दी से। वो गांव वाले लाठी डंडे लेकर हमारे घर की तरफ आ रहे हैं। ये क्या बोल रहा है विकास? क्यों आ रहे हैं वो लोग?
हमने उनका क्या ही बिगाड़ा है। आखिर क्या बात है विकास? वो जो नया खाद हमने बनाया था ना, उसमें गांव वालों की सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। वो कह रहे हैं कि हमने जानबूझकर उनकी फसलें बर्बाद की हैं और वो अभी हमारे घर में आग लगाने आ रहे हैं। बकवास है ये, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने तो वो खाद खुद अपने हाथों से अपनी दुकान के गमले वाले पौधे में डालकर चेक किया था, तो वो पौधा आज भी इतना हरा भरा खड़ा है। ये झूठ है। बाबूजी, गांव वाले ये सब नहीं सुनने वाले, वो बाहर आ चुके हैं। अगर अपनी जान बचानी है तो तुरंत यहाँ से भागना होगा। मैं कहीं नहीं भागने वाला। मैं खुद बाहर जाकर गांव वालों का सामना करूंगा और उन्हें सच समझाऊंगा। नहीं बाबूजी, प्लीज, इस समय गांव वाले गुस्से में हैं और वो आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। अक्लमंदी इसी में है कि हम तुरंत यहाँ से निकल जाएं। घर के बाहर सभी गांव वाले आ गए थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। हे माता रानी, आज तो हम गए काम से, ये लोग हमें मार डालेंगे। रोने का टाइम नहीं है। पीछे वाला जो छोटा दरवाजा है ना, सब उसी से बाहर निकलो। सभी घर वाले पीछे वाले दरवाजे से घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी गांव वाले घर में आग लगा देते हैं। बिंदिया भी जल्दी से दरवाजे से बाहर आ जाती है और सभी घर वाले भागते भागते जंगल के पास पहुंच जाते हैं। हाय राम, हमारा सब कुछ जल गया, अब हम कहाँ जाएंगे? हमें फौरन इस पास वाले दूसरे गांव में भाग चलना चाहिए। नहीं भैया, हम पास वाले गांव में बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों बहू, वहाँ क्यों नहीं जाएंगे? अरे माँ जी, हमने तो आसपास के कई गांवों में खाद बेचने की बात की थी। सबको हमारे बारे में पता चल चुका है। अगर हम वहाँ गए तो गांव वाले हमें पकड़ लेंगे। हमें किसी ऐसी जगह जाना होगा जहाँ गांव वाले नहीं आ सके। पर बिंदिया, हम कहाँ जाएंगे? इस घने जंगल में तो हम जा नहीं सकते। यहाँ तो खतरनाक जानवर रहते हैं। तो अब तू बता कि हम कहाँ जाएं? विकास जी, हम जंगल के अंदर ही रहने के लिए जाएंगे। ये जंगल खतरनाक है, तभी तो ये हमारे लिए सुरक्षित है, क्योंकि कोई भी यहाँ नहीं आएगा। कोई गांव वाला हमें ढूंढ भी नहीं पाएगा यहाँ। बिंदिया सभी घर वालों को जंगल में ले जाती है, जहाँ सभी घर वाले चलते चलते एक बड़े झरने के पास पहुँचते हैं। वहाँ चारों तरफ पत्थर पड़े हुए थे। ओए माँ, मेरे पैरों में कांटे चुभ गए हैं। यहाँ तो बैठने की भी कोई जगह नहीं है। आप लोग घबराइए मत, मैं अभी कुछ करती हूँ। बिंदिया पास से बहुत सारी घास और पत्ते उखाड़ कर लाती है। वो उन पत्थरों के ऊपर घास बिछा देती है। लीजिए माँ जी, अब इस गद्दे पर आराम से बैठिए। बैठ तो जाए बहुआ, पर अगर रात को कोई जंगली जानवर या वो गांव वाले आ गए तो? आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए माँ जी, जब तक आपकी ये बिंदिया जिंदा है किसी पर आंच भी नहीं आने दूंगी। आप सब सो जाइए, पहरा मैं दूंगी। सभी घर वाले सो जाते हैं और बिंदिया रात भर जागती रहती है। अगली सुबह सभी घर वाले बहुत दुखी थे। हाय राम, ये कैसा दिन दिखा दिया तूने। कई साल से जिस गांव में सर उठा कर जीते थे, आज उसी गांव से भागना पड़ा। अब कहाँ जाएंगे हम? अगर उन गांव वालों की नजर हम पर पड़ गई तो? मेरी तो समझ के बाहर है जानकी। मुझे पक्का यकीन है कि मेरे उस खाद में कोई कमी नहीं थी, कुछ और ही गड़बड़ हुई है। बाबूजी, मेरा तो गला सूख रहा है, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। तू रो मत सोनल, मैं अभी तेरे लिए पानी लाती हूँ। बिंदिया एक पत्ता लेकर झरने के पास पानी भरने के लिए जाती है। झरने का पानी बहुत तेज गिर रहा था, पर अचानक पानी हल्का हो जाता है। तभी बिंदिया की नजर झरने के पीछे जाती है। झरने के पीछे एक बड़ी गुफा थी। अरे ये तो गुफा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने बचपन में कहानियों में सुना था। झरने के पीछे एक छुपी हुई दुनिया। अगर हम इसके अंदर छुप जाएं तो गांव वालों को भी पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं। ये तो भगवान ने खुद रास्ता दिखाया है। बिंदिया पानी लेकर आती है और सबको उसी गुफा के बारे में बताती है। बाबूजी, माँ जी, मैंने एक ऐसी जगह ढूंढ ली है जहाँ हम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। वो देखिए, उस झरने के ठीक पीछे एक बहुत बड़ी गुफा है। क्या बक रही है बिंदिया? झरने के पीछे गुफा? अरे हम इंसान हैं, कोई जलपरी थोड़ी ना है जो पानी चीर कर अंदर जाएंगे। इस वक्त हमारे पास यही एक आखिरी रास्ता है। अगर हम यहाँ बैठे रहे तो आज नहीं तो कल गांव वाले हमें ढूंढ ही लेंगे। बहुत सही कह रही है, हमें कोशिश करनी चाहिए। बिंदिया जंगल से कुछ मजबूत और लंबी लकड़ियां और बांस के टुकड़े लाती है। वो और विकास मिलकर उन लकड़ियों से झरने के अंदर गुफा तक पहुंचने का रास्ता बना लेते हैं और सभी घर वाले गुफा के अंदर आ जाते हैं। हाय रे, ये गुफा है या भूतों का डेरा? कितनी बेकार है ये।
बेकार नहीं, बस थोड़ी साफ सफाई मांग रही है। यहाँ फालतू घास और कंकड़ पत्थर जमे हैं। चलिए सब मिलकर इसे साफ करते हैं। सभी घर वाले मिलकर गुफा को बढ़िया तरीके से साफ कर देते हैं। सफाई तो हो गई बिंदिया, पर अब पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इस गुफा में खाने को क्या मिलेगा? आप लोग आराम कीजिए, मैं अभी कुछ जंगली फल और सब्जियां ढूंढ कर लाती हूँ। बिंदिया गुफा के बाहर निकलती है। वो जंगल से कुछ जंगली सब्जी और फल लेकर गुफा में वापस आ जाती है। बिंदिया गुफा के अंदर ही अंदर चूल्हा बनाकर सब्जी पकाने लगती है। तभी गुफा के अंदर बहुत सारा धुआं भर जाता है। अरे बिंदिया, ये क्या कर दिया तूने? अगर ये धुआं गुफा से बाहर गया तो गांव वालों को पता चल जाएगा कि यहाँ कोई है। आज तो तूने ये जला दिया, पर कल से कोई ऐसा जुगाड़ कर कि धुआं बाहर न जाए, वरना हम सब मारे जाएंगे। जी माँ जी, कल मैं इसका पक्का इंतजाम कर दूंगी। अगले दिन बिंदिया बाहर से कुछ गीली मिट्टी, पत्थर और बांस की एक बहुत ही मोटी खोखली लकड़ी लेकर आती है। वो उस खोखले बांस को चूल्हे के ऊपर लगाती है और उसका दूसरा सिरा गुफा के एक छोटे से छेद की तरफ मोड़ देती है, जो ठीक झरने के पास था। लीजिए माँ जी, जुगाड़ हो गया है। मैंने चिमनी बना दी है। अब चूल्हे का सारा धुआं इस बांस के पाइप से होकर सीधा झरने के पानी से टकराकर गायब हो जाएगा और किसी को दिखेगा भी नहीं। वाह बिंदिया, तेरा दिमाग तो सच में रॉकेट की तरह चलता है। अगले दिन सभी लोग गुफा के फर्श पर बैठे हुए थे और बिंदिया उन्हें फल दे रही थी। हाय मेरी किस्मत, क्या हम लोग एकदम आदिवासी बन गए हैं? न सोने को गद्दा, न खाने को प्लेट, ये हाथों पर रखकर खाना पड़ रहा है। अरे दीदी, आप क्यों टेंशन लेती हैं? मैं अभी आपकी शाही प्लेट्स का जुगाड़ करती हूँ। बिंदिया बाहर आ जाती है। वो बड़े बड़े चौड़े पत्ते काट कर लाती है। वो पत्तों को जोड़कर पतले बनाती है और बांस को बीच से काटकर बढ़िया ग्लास बना देती है। ये लीजिए, ये रहे हमारे नए और शुद्ध बर्तन। इन बांस के गिलासों में जब आप झरने का ठंडा पानी पियेंगी ना, तो फ्रिज का पानी भी भूल जाएंगी। परिवार वाले ये देखकर बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद बिंदिया जंगल से एक टूटा हुआ मटका लेकर आती है और वो उसे एकदम कढ़ाई जैसा बना देती है। फिर वो उसमें सब्जियां पकाती है। ये सब्जी तो पक गई है, पर ये जो पतले हैं ना, ये सूखने लगे हैं और इनमें छोटे छोटे छेद हो गए हैं। अगर मैंने इनमें गरम सब्जी डाली तो सब नीचे गिर जाएगा। मुझे कुछ और सोचना होगा। बिंदिया और पत्तले बनाती है और उनमें सभी को खाना सर्व करती है। आज आप लोग इसी में खा लीजिए, ये डबल पत्तल है, इनमें से खाना नहीं गिरेगा और कल मैं आप सबके लिए पक्के बर्तन बना दूंगी। अगली सुबह बिंदिया, विकास, माधव, विशाखा और सोनल सब मिलकर बहुत सारी चिकनी और लाल मिट्टी खोदकर लाते हैं। देखिए, इस गुफा की दीवारों में बहुत सारे छोटे छोटे छेद हैं। इनमें कोई भी कीड़ा या बिच्छू छुपा हो सकता है। तो पहले हम सब मिलकर इस मिट्टी से पूरी गुफा के अंदर से अच्छे से लेप देंगे। विशाखा, जानकी जी और सोनल मिलकर गुफा की दीवारों पर मिट्टी का लेप लगाने लगती हैं। दूसरी तरफ बिंदिया बची हुई मिट्टी से बर्तन बनाने लगती है। अरे बिंदिया, ये क्या बर्तन बनाए हैं तूने? ये तो हाथ लगाते ही टूट गया। अरे जेठानी जी, अब ये बर्तन कच्चे हैं, इन्हें पकाना पड़ता है। विशाखा और बिंदिया मिलकर उन कच्चे बर्तनों को आग में अच्छे से पकाती हैं और फिर बढ़िया मजबूत बर्तन तैयार हो जाते हैं। वाह बहू, तूने तो इस गुफा को ही घर जैसा बना दिया। अगली सुबह बिंदिया गुफा के बाहर लकड़ियों से कुछ बना रही थी। तभी वहाँ विकास आता है। ये क्या कर रही हो तुम? विकास जी, जब मैं रात को सबको सोते हुए देखा तब मुझे पता चला कि किसी को नींद नहीं आती, क्योंकि गुफा का फर्श बहुत ज्यादा पथरीला है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना जुगाड़ करके पलंग और कुर्सियां बनाई जाए, तो मैं वही बना रही हूँ। वाह बिंदिया, तूने तो सच में कमाल कर दिया। ला, मैं भी तेरी मदद करता हूँ। दोनों मिलकर कुर्सियां और पलंग तैयार करते हैं। रात हो जाती है। पूरा परिवार गुफा के अंदर बैठकर बातें कर रहा था। एक बात बताओ बिंदिया, आज दिन में मुझे बहुत तेज घबराहट हो रही थी। मुझे बाहर जाना था, पर इस झरने का पानी इतना तेज था कि मैं तो डर के मारे बाहर ही नहीं निकली। अब तू ही सोच, अगर कभी अचानक से कोई मुसीबत आ गई और उस वक्त झरने का पानी बहुत तेज हुआ तो हम तो बाहर भाग ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें कोई और भी रास्ता सोचना पड़ेगा। जेठानी जी की बात में दम तो है। ये झरना हमारी ढाल है, पर मुसीबत के वक्त ये हमारे लिए रुकावट भी बन सकता है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए जेठानी जी, मैं कल ही एक इमरजेंसी दरवाजा बना दूंगी। अगले दिन सुबह बिंदिया गुफा की दीवारों को ध्यान से देखती है और जहाँ उसे दीवार कमजोर दिखती है वहीं पर एक बड़ा सा गोल होल कर देती है और वहाँ पर एक लकड़ी का दरवाजा फिट कर देती है। लीजिए, अब हमें बाहर जाने के लिए झरने के पानी के कम होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये दरवाजा एकदम बढ़िया काम कर रहा है।
अगले दिन दोपहर को घर वाले बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। तभी बाहर से कुछ गांव वाले गुजरते हैं। ओए रुक, सुन, पानी के शोर के बीच ये हंसने की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? अरे इस जंगल में कौन हंसेगा? मुझे तो डर लग रहा है भाई। गुफा के अंदर बिंदिया उन गांव वालों की आवाज सुन लेती है। बाहर गांव वाले हैं। बिंदिया तुरंत अपने मुंह से बहुत डरावनी आवाज निकालती है। भागो रे भागो, ये जंगल शापित है, यहाँ चुड़ैलें रहती है, भागो। गांव वाले डर कर वहां से भाग जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दोपहर बिंदिया बाहर जंगल में खाना ढूंढने गई थी, लेकिन आज उसे कुछ नहीं मिलता। क्या हुआ बिंदिया? मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि तू कुछ खाने को लाएगी, लेकिन तू तो कुछ नहीं लाई। मैं क्या करूं, अब जंगल में खाने लायक कुछ नहीं बचा। हे राम, तो अब हम क्या खाएंगे? क्या हम इस गुफा में भूखे मर जाएंगे? भूखे क्यों मरेंगे माँ जी, हम किसान हैं, हम अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानेंगे। हम यहाँ इस जंगल में अपनी खेती करेंगे। खेती? पर यहाँ कैसे बहू? बाबूजी, मैंने बाहर ध्यान से देखा है, झरने के पास की जो जमीन है वो बहुत उपजाऊ है, और सबसे अच्छी बात, हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं है। झरने का पानी हमेशा मौजूद है, हम वहीं पर अपनी हरी भरी खेती करेंगे। बिंदिया पूरे परिवार के गुफा के बाहर आ जाती है। देखिए, सबसे पहले हम सब मिलकर इस जमीन की फालतू घास और जंगली झाड़ियाँ उखाड़ेंगे, फिर हम उस मिट्टी को अच्छे से खोदेंगे। माँ जी, आपके पास जो थोड़े बहुत सब्जियों के बीज बचे थे और मैंने जो जंगल की अच्छी सब्जियों के बीज निकाले हैं, हम उन्हें यहाँ बोएंगे। साथ में अपने खेत के चारों तरफ बाउंड्री भी खड़ा करेंगे। पूरा परिवार काम में लग जाता है और देखते ही देखते एक बढ़िया खेत तैयार हो जाता है। बिंदिया ने खेत तक पानी पहुंचाने के लिए छोटी छोटी नालियां बना दी थी, जिससे झरने का पानी सीधे खेत में आ रहा था। बाबूजी, अब झरने का पानी इस नाली से होकर सीधा हमारे पौधों की जड़ों तक पहुंचेगा। हमें तो अब पानी डालने की कोई टेंशन ही नहीं है। बिंदिया ने खेत में बीज लगा दिए थे। कुछ दिनों बाद बीज उग भी जाते हैं, लेकिन पौधे बहुत कमजोर और बेकार थे। पता नहीं क्या कमी रह गई, मिट्टी भी अच्छी है, पानी भी है, फिर भी ये पौधे इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? कमी तुम्हारी मेहनत में नहीं है बहू, इस जमीन को सालों से किसी ने जोता नहीं है, इसलिए इसके अंदर ताकत की कमी है। अगर आज मेरे पास मेरा वो हाथ से बनाया हुआ खाद होता ना, तो ये पौधे एकदम बढ़िया उगे होते। बाबूजी, क्या आप उस खाद को फिर से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकता हूँ बहू, पर उसके लिए जो गाय का गोबर और घास जड़ी बूटियाँ चाहिए, वो कहाँ से लाऊंगा? वो मैं लाऊंगी बाबूजी। बिंदिया अगली सुबह अपना चेहरा ढककर गांव में जाती है और वहां से गोबर लाती है और जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठी करती है। रमेश जी इन सब चीजों को मिलाकर खाद बनाते हैं और खेत में खाद डालते हैं और खेत एकदम हरा भरा हो जाता है। बाबूजी, ये तो कमाल हो गया, कुछ ही दिनों में हमारे खेत में कितनी सारी सब्जी लग गई है। आपकी खाद ने तो कमाल कर दिया बाबूजी, आज रात तो हम बहुत सारी हरी सब्जियां खाएंगे। बिंदिया शाम को बढ़िया सबके लिए खाना तैयार करती है और सभी घर वाले खुश होकर खाना खाते हैं। सुबह घर वाले उठते हैं तो उन्हें वहाँ बिंदिया नहीं दिखती। अरे विकास, ओ विकास, बहू कहाँ है? गुफा में तो नहीं है, कहीं उन गांव वालों ने तो नहीं पकड़ लिया उसे? पता नहीं माँ, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। तभी वहाँ बिंदिया आ जाती है। वो झरने के पास एक रस्सी को लटका रही थी। अरे देवरानी जी, ये क्या कर रही हो? अरे जेठानी जी, मैं एक और इमरजेंसी दरवाजा बना रही हूँ, अगर कभी कोई मुसीबत आ गई तो हम इसे ही बच सकते हैं। भाई मान गए तेरी बुद्धि को, पता नहीं तूने इस गुफा को क्या क्या बना दिया है। कुछ दिनों बाद जानकी जी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। हाय रे, मेरा तो पूरा शरीर टूट रहा है, लगता है मेरी जान अब इसी गुफा में निकलेगी। ऐसे मत बोलिए माँ जी, मैं अभी गाँव जाकर आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। नहीं बहू, अगर गांव वालों ने तुझे पहचान लिया तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप मेरी फिक्र मत कीजिए बाबूजी, मैं किसी के नजरों में नहीं आऊंगी। बिंदिया अपना मुंह ढककर गांव के डॉक्टर की क्लिनिक पर पहुंचती है, जहां एक गांव वाला बैठकर डॉक्टर से कुछ बात कर रहा था। बिंदिया बाहर खड़ी उनकी बातें सुन लेती है। धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो मेरी तो क्लिनिक बंद हो जाएगी। अच्छा तो ये बात है, हम लोगों के साथ धोखा हुआ है, लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं बोलना, अभी तो बस मुझे अपनी सासू माँ को ठीक करवाना है।
बिंदिया डॉक्टर से दवाई लेकर वापस गुफा में आती है और जानकी जी को दवाई देती है। दवाई खाकर वो एकदम ठीक हो जाती हैं। अगले दिन जानकी जी बहुत दुखी बैठी हुई थी। हे भगवान, अब सोनल का क्या होगा? क्या हुआ माँ जी, अब आप ठीक तो हैं, फिर क्यों रो रही हैं? अरे हमारी सोनल का रिश्ता पास वाले गांव में पक्का हुआ था ना। अब जब उन लड़के वालों को पता चलेगा कि हमारा घर जल गया है और हम बेघर हो गए हैं, तो वो तो पक्का ये रिश्ता तोड़ देंगे। सही कह रही हो जानकी, अब हमारी बेटी से शादी कौन करेगा? बाबूजी, रिश्ता कैसे टूटेगा और हम शादी क्यों नहीं कर सकते? हम सोनल की शादी जरूर करेंगे और बहुत धूमधाम से करेंगे। पर कैसे बहू? वो लड़के वाले क्या सोचेंगे इस गुफा को देखकर? वो तो मानेंगे ही नहीं। आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, आप मुझे उनके घर का पता बताइए। मैं और विकास कल ही वहाँ जाकर उनके परिवार से बात करेंगे। अगले दिन बिंदिया और विकास लड़के वालों के पास जाते हैं। बिंदिया लड़के वालों को सब कुछ सच बता देती है और अपनी समझदारी से उनको समझाती है। देखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास अब घर है या नहीं। रमेश भाई बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान है। हम तो सोनल को अपनी बहू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और शादी हम इसी महीने में करेंगे। फिर मुहूर्त ही नहीं है। पर हम इस महीने शादी कैसे? शादी इसी महीने होगी। आप लोग बस बारात लेकर हमारे उसी झरने वाली गुफा में आइए। हम आपका ऐसा स्वागत करेंगे कि आप याद रखेंगे। बिंदिया और विकास वापस गुफा में आते हैं और सबको ये बात बताते हैं। हे राम, अब हम क्या करेंगे? शादी की तैयारी कैसे होगी? कुछ समझ नहीं आ रहा। जेठानी जी, खाने की फिक्र छोड़ दीजिए। बाहर हमारा खेत एकदम हरा भरा है, ताजी सब्जियों की कोई कमी नहीं है। और रही बात बारातियों को बैठाने की, तो मैं इस गुफा को एक ऐसा मंडप बनाऊंगी कि वो लोग देखते रह जाएंगे। अगले दिन से बिंदिया काम पर लग जाती है। वो जंगल से सफेद चूना, लाल मिट्टी, कुछ जंगली फूल और कांच की पुरानी बोतलें ढूंढ कर लाती है। देखिए भैया, सबसे पहले हम उस सफेद चूने से गुफा की पूरी दीवारों को पेंट करेंगे। फिर इस लाल मिट्टी से मैं दीवारों पर बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाऊंगी। और ये जो कांच की बोतलें हैं ना, इनमें हम केरोसिन डालकर लैंप की तरह गुफा की छतों में लटकाएंगे। जब ये जलेंगे ना तो गुफा एकदम चमक जाएगी। साथ में बारातियों के आने के लिए एक बहुत बढ़िया पुल भी बना देंगे और उसको भी सजा देंगे। हे भगवान, ये लड़की तो कितनी समझदार है, ये तो गुफा को ही महल बना देगी। घर वाले मिलकर वो गुफा बढ़िया से तैयार करते हैं। शादी का दिन आ जाता है। लड़के वाले गुफा में आते हैं तो सभी हैरान रह जाते हैं। वाओ, ये तो किसी 5 स्टार होटल के थीम वेडिंग से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। क्या गजब की डेकोरेशन है। मान गए रमेश भाई, हमने तो सोचा था कि बारात एक गुफा में जा रही है, पर आपकी बहू बिंदिया ने तो इसे सच में एक शाही महल बना दिया। हम सच में बहुत खुश हैं। सोनल की शादी धूमधाम से हो जाती है। अगले दिन उसकी विदाई हो रही थी। बेटिया, बेटा, तूने जिस तरह इस खाली गुफा को शाही मंडप में बदल दिया है ना, ये कला हर किसी में नहीं होती है। अरे मैं तो कहती हूँ तू अपना ये काम शुरू क्यों नहीं कर देती? यहाँ पास ही सड़क से टूरिस्ट भी निकलते हैं, तो इस गुफा को एक कैफे या डेस्टिनेशन वेडिंग की तरह चला सकती है। हाँ माँ जी, मैंने भी यही सोचा था। अब हम डर कर नहीं बल्कि शान से यहाँ अपना एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। पूरा परिवार खुश होकर सोनल को विदा कर देता है। वहाँ झाड़ियों के पीछे तो गांव वाले छुपे थे, जिन्होंने सब कुछ देख लिया था। वो दोनों गांव वाले जल्दी से गांव में जाते हैं और सभी को बुलाकर आ जाते हैं। घर वाले गुफा के अंदर थे और गांव वाले बाहर खड़े हुए थे। ओए रमेश, बाहर निकल। तुमने हमारे साथ जो धोखा किया है ना, आज उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाहर आजा, वरना पूरे जंगल में आग लगा देंगे। छोड़ेंगे नहीं इसको। हमारी पूरी कमाई बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। कैसे इस झरने के पीछे छुप रहे हो तुम लोग? हमेशा शक तो हुआ था, पर हमें पता नहीं था कि तुम लोग इतने नीच हो। बाहर निकालो इस पूरे परिवार को। गुफा के अंदर सभी घर वाले घबरा रहे थे। हाय राम, आज तो ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे बिंदिया, वो जो तूने पीछे की तरफ इमरजेंसी दरवाजा बनाया था ना, चलो चलो सब वहाँ से जंगल की तरफ भाग चलते हैं। पूरा परिवार भागकर उस लकड़ी के गोल दरवाजे के पास पहुंचता है। वो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। अरे दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? अरे वो मैंने ही खोला था। मैं अभी बाहर गई थी, बाहर की तरफ देखने के लिए कि क्या हो रहा है, पर मुझसे खुला रह गया।
इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस दरवाजे से गुफा के अंदर एक खूंखार शेर आ जाता है। पीछे हटो सब, आगे शेर है, पीछे गांव वाले। अब हम कहाँ भागेंगे? कोई नहीं मरेगा, आप लोग मुझ पर भरोसा कीजिए। बिंदिया तुरंत दौड़कर उस कोने में जाती है जहां उसने झरने के ऊपर से एक रस्सी लटका रखी थी। वो रस्सी खींचते ही ऊपर झरने के ऊपर से कुछ पत्थर गिरते हैं और पानी कम हो जाता है और सभी घर वाले बाहर आ जाते हैं। मार डालो मुझे, अगर तुम लोगों को लगता है कि मेरी खाद की वजह से तुम्हारी फसलें बर्बाद हुई हैं, पर मेरे परिवार को छोड़ दो। सरपंच जी, आप कहते हैं ना कि हमारी खाद से फसलें जली हैं, है ना? तो जरा अपनी गर्दन घुमाकर इस झरने के किनारे देखिए। गांव वाले और सरपंच उस तरफ देखते हैं। वहाँ बिंदिया का लगाया हुआ खेत एकदम हरा भरा लहलहा रहा था। इस खेत में हमने वही खाद डाला है जो आप लोगों ने अपने खेतों में डाला था। अगर हमारी खाद में जहर होता तो क्या ये खेत इतना हरा भरा होता? तो क्या पता तुमने हमारी फसल बर्बाद करने के लिए उस बोरी में कोई केमिकल मिला दिया हो। केमिकल तो मिलाया गया है सरपंच जी, पर हमने नहीं, किसी और ने मिलाया है, और मैं जानती हूँ कि वो कौन है। क्या बोल रही है? साफ साफ बोल। कुछ दिन पहले मैं अपनी माँ जी के लिए दवाई लेने के लिए गांव के डॉक्टर की क्लिनिक पर गई थी। वहाँ मैंने अपने पड़ोसी रघु और डॉक्टर की बातें करते हुए उन्हें सुना था। उसी ने हमारी खाद में वो जहरीला केमिकल मिलाया था। लेकिन हम तेरी इस कहानी पर कैसे यकीन कर लें? अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो चलिए मेरे साथ। दूध का दूध और पानी का पानी आज ही उस डॉक्टर के सामने हो जाएगा। सभी जल्दी से गांव के डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। क्यों डॉक्टर साहब, आपने ही वो केमिकल दिया था ना हमारे पड़ोसी रघु काका को, जिससे इन लोगों की फसलें बर्बाद हुई? नहीं, ये क्या बकवास कर रही है तू? मैंने कोई केमिकल नहीं दिया। सरपंच जी, आप इनसे अपने तरीके से पूछिए, तभी ये सच उगलेंगे। देख डॉक्टर, अगर तूने आज साफ साफ सच नहीं बताया ना, तो तेरा ये क्लिनिक आज ही बंद करवा दूंगा। बता, तूने वो जहर दिया था? सरपंच जी, मुझे माफ कर दो, मैं पैसों के लालच में आ गया था। मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी उस रघु से। मुझसे बहुत सारा पैसा देकर वो केमिकल मंगवाया गया था जिससे पौधे जड़ से जल जाते हैं। मैंने सिर्फ उसे ला कर दिया था। ये सारी साजिश उसी की थी। ये सुनकर गांव वाले गुस्से में आ जाते हैं और सभी जल्दी से रघु के पास पहुंचते हैं और उसकी पहले अच्छे से पिटाई करते हैं। अब खुद सच बताएंगे काका, या और मार खानी है? उस दिन मैंने आपके मुंह से सब सुन लिया था। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ, मिलाया था मैंने तुम्हारी खाद में जहर, क्योंकि मैं तुम लोगों को बर्बाद देखना चाहता था। रमेश, तेरी खाद की दुकान खुलने से पहले मैं गांव में केमिकल वाली खाद बेचता था। तूने वो देसी खाद बनाकर मेरा पूरा धंधा चौपट कर दिया। इसलिए मैंने रात के अंधेरे में तेरी बोरियों में वो जहर मिला दिया, ताकि गांव वाले तुझे मार मार के यहाँ से भगा दें और मेरी दुकान फिर से चल पड़े। रघु, जो तूने किया है ना, उसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। गांव वालों, ले जाओ इसे यहाँ से। गांव वाले रघु को वहां से ले जाते हैं और फिर सभी पूरे परिवार से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो रमेश भाई, बिना सोचे समझे आपको हमने गलत समझा। अब आप लोग वापस गांव में आ जाइए, हम चंदा इकट्ठा करके आपका घर फिर से बनवा देंगे। सरपंच जी, अब हम वापस उस गांव में नहीं आ सकते। हमने उस झरने के पीछे अपनी एक नई दुनिया बसा ली है। वो गुफा अब हमारा घर है और हम वहीं रहेंगे। लेकिन आप लोग अपनी फसलों की फिक्र मत कीजिएगा। हमने और बाबूजी ने मिलकर एक और नया खाद तैयार कर लिया है जो आपके खेतों की मिट्टी से उस केमिकल के असर को जड़ से खत्म कर देगा। गांव वाले ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और पूरा परिवार वापस अपनी गुफा में लौट आता है। कुछ दिन बाद बिंदिया अपनी गुफा में एक बढ़िया कैफे स्टार्ट कर देती है और वहां पर टूरिस्ट की धीरे धीरे भीड़ लगने लगती है और सभी बहुत खुश हो जाते हैं।